अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर ऑल एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है थ्रशेस पोएम बाय टेड ह्यूज। तो फर्स्ट हम इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट टेड ह्यूज, देन वी विल लुक एट गुड एनालिसिस ऑफ पोएम, and then we will look at its themes, and then we will look at the critics views about Ted Hughes poetry। मतलब कि ये एक वीडियो देखने से ना आपको बहुत सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम वीडियो की जाने बढ़ते हैं और टॉपिक को कवर करते हैं। तो टेड ह्यूज बोर्न इन अगस्त 1930 and died in 28 अक्टूबर 1998। और टेड ह्यूज का फुल नेम क्या है? एडवर्ड जेम्स ह्यूज। और टेड ह्यूज को एनिमल पोएट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग टू मच एनिमल पोएट्री। मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स डील विद एनिमल्स एंड ही टॉक्स अबाउट एनिमल करेक्टरिस्टिक्स। इस पोइम में भी हम देखेंगे ये सब कुछ। तो he was attracted to the world of animals. He admired the instinctive life that animals live, and he always contrasted it with human beings। ये सारी बातें आपको समझ लग जाएंगी कैसे उसने अपनी पोइट्री में वो ये करता था। जिस आर्टिफिशियल सोफिस्टिकेटेड मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सी अननेचुरल काइंड ऑफ लाइफ, यानी कि हम अब अननेचुरल काइंड है जो हमारे इंसान की नेचर है, हम उससे दूर हो गए हैं। बहुत सारी और चीज़ों में हमने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है विच ह्यूमन बींग्स लीव। तो टेड ह्यूज ने अपनी इनिशियल 6 ईयर्स अपनी लाइफ के फार्म्स में गुजारे। ये अपने बड़े भाई के साथ जाता था हंटिंग के लिए, और फिर इसका भाई से कहता था कि वो शिकार वगैरह देखा है तो ये यानी कि, और फिर ये मुर्दा जानवरों से ज़्यादा लिविंग एनिमल्स में इंटरेस्टेड था। ह्यूज स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन फिशिंग, हंटिंग एंड इन स्टडिंग एनिमल्स। तो इसने अपनी फर्स्ट पोइम 15 एज से लिखी जो कि थी द लिटिल बॉयज एंड द सीजन्स। ही वर्कड एज अ रोज गार्डनर, नाइट वॉचमैन, जू अटेंडेंट, स्कूल टीचर। His finest poems describe animals using bold metaphors and dramatic physical language। Metaphors का तो हमें पता है ना कि when we compare two different things, इस्तारा जिसे उर्दू में बोलते हैं। Hughes was interested in the darker side of nature by examining the ruthless, instinctive behavior of animals. He would reveal the distance between human civilization and its primitive origins। इसमें भी हम देखेंगे कि थ्रशेस कैसा परिंदा और इसने उसकी क्या चीज़ नोट की। Most notable thing about Ted Hughes is that he was appointed as poet laureate in 1984। तो ये था इसका कुछ ब्राइव से इंट्रोडक्शन। तो आप इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स को पढ़ लीजिएगा, उसके मैं पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम बढ़ते हैं पोइम। तो अब हम पोइम के एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रशेस नाम प्लूरल फॉर्म है थ्रश बर्ड की, ये आपको बता दूँ। और ये ओमनीवर्ड्स होते हैं और ये बहुत ही काम परिंदे होते हैं, पीसफुल बर्ड्स होते हैं, ये सिंगिंग बर्ड्स हैं। लेकिन टेड ह्यूज ने इसकी कौन सी क्वालिटीज़ को देखा है वो आप देख लें इस वीडियो में। तो इस पोइम में हम देखेंगे कि उसने थ्रशेस को कैसे एक बहुत ही नहीं यानी कि खौफनाक सा परिंदा बनाकर पेश किया है। तो पिक्चर उसकी लगी हुई है वो आप देख लें। तो हम आप पोइम को स्टार्ट करते हैं। तो इसके 3 स्टांजास हैं और हर एक स्टांजा में 8 लाइंस हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर स्कीम। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट। टेरिफाइंग आर द अटेंट स्लीक thrushes on the lawn, more coiled steel than living, a poised dark deadly eye, those delicate legs triggered to striking beyond sense, with a start, a bounce, a step, overtake the instant and drag out some writhing thing, no indolent procrastinations and no yawning state, no sighs or head scratchings, nothing but bounce and step and a ravening second। तो अब हम इन वर्ड्स को देखते हैं कि कैसे उसने पिक्चराइज किया है थ्रशेस को। टेरिफाइंग वर्ड ही है खौफनाक। आर दी अटेंट स्लीक, अटेंट मतलब अटेंटिव, होशियार, चौकस। स्लीक
ये उनकी स्ट्रक्चर को बता रहे हैं कि बहुत शाइनी से हैं, सॉफ्ट से हैं। थ्रशिज ऑन द लॉन, उसने अपने लॉन में कुछ थ्रशिज को देखा और फिर उनको देखकर उसने पिक्चराइज कर दिया कि खौफनाक से लग रहे हैं लेकिन अटेंटिव हैं और सॉफ्ट से हैं। मोर कोल्ड स्टील देन लिविंग, और फिर ये इनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि ये इनके मोर कोल्ड स्टील देन लिविंग, इनके स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हैं। अपोइज्ड, पोइज्ड वर्ड होता है कॉन्फिडेंस के लिए, पॉजिटिव वर्ड है ये। डार्क डेडली, फ्यूरियस आइज, यानी कि डार्क डेडली, यानी कि ऐसे जो किसी पर रहम न खाए। डार्क डेडली आइज, दोज डेलिकेट लेग्स, यानी कि अब उन टांगों की नज़ाकत बता रहे हैं, यानी कि साथ ही उसकी नज़ाकत बता रहे हैं, साथ ही उसकी खौफनाकी भी बता रहे हैं कि कितनी नाजुक सी है लेकिन उसकी खौफनाकी देखें। ट्रिगर्ड, यानी कि अब उसने अपना कोई शिकार देख लिया, उसकी तरफ उसने झपटना है और ट्रिगर्ड हो गई है, यानी कि वो अब स्टार्ट हो गई है। ट्रिगर्ड जैसे हम बंदूक वगैरह के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रिगर्ड टू स्ट्राइकिंग बियॉन्ड सेंस। अब फिर उसने आगे 3 स्टेजेस बता दी हैं कि जो वो अपने शिकार के लिए करेगी। फर्स्ट इज स्टार्ट, देन बाउंस एंड देन विल स्टैब। स्टार्ट मतलब कि उस पर स्टार्ट यानी कि कर देगी, बाउंस उस पर उछलेगी, एंड स्टैब, स्टैब का वर्ड होता है कि जब हम किसी पर चाकू वगैरह घुसाते हैं ना, तो फिर उसने इसकी चूंच को भी वैसे ही सिंबलाइज कर दिया कि ये ऐसे जैसे चाकू की तरह अपने शिकार को निकाल लेगी। ओवरटेक द इंस्टेंट, ओवरटेक का मतलब फौरी तौर पर आगे निकल जाना। एंड ड्रैग आउट, निकाल लेना सब ब्रीदिंग थिंग, यानी कि वो जिस पर वो अटैक करेगी, वो कोई कीड़ा वगैरह हो गया, जो भी होगी जिस पर वो अटैक करेगी। तो नो इंडोलेंट प्रोक्रेस्टिनेशन, इंडोलेंट का वर्ड होता है लेजी, जो यानी कि इंसान सुस्ती वगैरह दिखाए। प्रोक्रेस्टिनेशन ताखीर। एंड नो योनिंग स्टेट्स, यानी कि कोई योनिंग स्टेट नहीं है। योनिंग का मतलब कि जो हम डोजिंग वगैरह करते हैं कि हमें नींद वगैरह आ रही होती है, यानी कि ये लेजीनेस को सिंबलाइज करती है। नो साइज, कोई आहें नहीं भर रही, कोई अफसोस नहीं कर रही। हेड स्क्रैचिंग, जिनके सर वगैरह खुजाना जो कन्फ्यूजन को स्टेट करता है, डाउट स्टेज को शो करता है। नथिंग बट बाउंस एंड स्टेप, उसने कुछ नहीं किया, बस झपटी और निकाला। एंड रैवनिंग सेकंड, रैवनिंग का मतलब है कि इनकी बहुत ज़्यादा भूख की हाल है। तो अब इसमें उसने हमने इसमें देख लिया कि ये जो इंडोलेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, योनिंग स्टेट, साइज, हेड स्क्रैचिंग्स, ये सब क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि इंसान सुस्ती दिखाता है। तो इसमें हमने उसकी क्वालिटीज़ देख ली हैं थ्रशिस की, कि टेड ह्यूज ने उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखी हैं। तो ये था उसका फर्स्ट स्टैंजा। अब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं, इज इट देयर सिंगल माइंड साइज्ड स्कल, यानी कि वो यानी कि कह रहे हैं ये ऐसा क्या है इसके अंदर कि वो यानी कि इतनी अटेंटिव है। तो वो यानी कि क्वेश्चनिंग का एटीट्यूड आ गया। इज इट देयर सिंगल माइंड साइज्ड स्कल्स, यानी कि इतना छोटा सा दिमाग और इतना फोकस, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ट्रेंड बॉडी, यानी कि ट्रेंड बॉडी है, यानी कि जैसे रोबोटिक बॉडी है, जीन्स में है इसके। और अ जीनियस और अ नेस्ट फुल ऑफ ब्रैड्स, नेस्ट फुल का मतलब यानी कि उसका घोंसला है जो, यानी कि उसके भूखे बच्चों की वजह से। ब्रैड्स का वर्ड हम यूज़ करते हैं शरीर बच्चों के लिए, यानी कि उसके बच्चे हैं वो भूख वगैरह की हालत में है, उनके लिए इसके अंदर ये सारी एनर्जी है। गिव्स देयर डेज हिज बुलेट एंड ऑटोमेटिक पर्पस, जिसकी वजह से उसका पर्पस ये है कि वो बुलेट की तरह ऑटोमेटिक पर्पस उसका हो गया कि मैंने अपने शिकार को झपटना है, उसकी लाइफ वगैरह का कोई ख्याल नहीं करना, अपने बच्चों की इसे परवाह है। ट्रेंड बॉडी है उसकी, सिंगल माइंड साइज का, यानी कि दिमाग को बता रहे हैं। फिर आगे मोजार्ट्स ब्रेन हैड इट एंड द शार्क्स माउथ, ये ना इसमें मेटाफर आ गया कि मोजार्ट्स ब्रेन, मोजार्ट्स कौन था, एक फेमस म्यूजिशियन था 17th सेंचुरी का, एंड ही वॉज नॉट एबल टू लिसन केयरफुली बट ही कंपोज्ड 600 म्यूजिक। और उसके कंटेम्प्रेरीज कहते थे कि इसकी तरह ना कोई आगे 100 ईयर्स में भी नहीं हो सकता। और 3-4 ईयर्स में उसने ये सब 3-4 ईयर्स में उसने स्टार्ट कर लिया था। वो कहते हैं कि ये भी ना उसके अंदर ऐसे कोई फेम नेम के लिए नहीं करता था मोजार्ट, ये उसके अंदर ना ये कैसे जीन्स थी उसके अंदर, ये था कि मैंने ये करना, ये जिबिल्लत में था उसकी, कोई इनके उसके अंदर वो मेहनत वगैरह उसने नहीं की, बस उसके अंदर था और उसने कर लिया। जैसे कि वो थ्रशिस की इंस्टिंक्ट में भी है कि उन्होंने ऐसा करना है, सारे थ्रशिस ऐसे करते हैं, ये कोई किसी एक थ्रश ने ऐसा नहीं किया, सारे थ्रशिस ने ऐसा किया है। एंड द शार्क्स माउस that hungers down the blood smell even to a leak of its own side and devouring of itself। शार्क क्या करते हैं
कि वो भी यानी कि ना बहुत ही ख़तरनाक शिकारी होते हैं, मछली वगैरह खा जाते हैं। तो लेकिन वो क्या करते हैं शार्क के, अगर उन्हें अपनी भी बॉडी से ब्लड की स्मेल आ जाए, उसकी भी बॉडी कहीं से ज़ख्मी और वो लीक करे, तो वो अपने आप पर भी वो कर लेते हैं शिकार, अपने आप को भी ना खा जाते हैं, यानी कि अपने आप पर भी हमला कर लेते हैं। डिवोरिंग का वर्ड है प्रे हंग्रली, यानी कि भूख की वजह से किसी चीज़ पर शिकार करना। एफिशिएंसी विच स्ट्राइक्स टू स्ट्रीमलाइन फॉर एनी डाउट placate it or obstruction itself. Efficiency which strikes true streamline, strikes true streamline, heads strikes का मतलब होता है कि hit forcibly, यानी कि forcibly किस चीज़ पर hit करना। streamlined का मतलब होता है कि having a form that presents very little resistance to flow of air, यानी कि ये अब उनकी परवान की बात कर रहा है स्ट्रीमलाइन के वर्ड से। फॉर एनी डाउट टू प्लैकेट इट, इनके कोई डाउट नहीं होता है इनके लिए। और ऑब्स्ट्रक्शन डिफ्लेक्ट, इनके कोई चीज़ इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट, कि कोई रुकावट इनके रास्ते में अगर आए तो वो इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो अब हमने देख लिया है कि थ्रशिस को उसने किस चीज़ के साथ कंपेयर कर लिया, मोज़ार्ट्स ब्रेन के साथ एंड शार्क्स माउथ के साथ। ये भी इन दोनों की क्या थी, इंस्टिंक्ट की थी। जैसे थ्रशिस की इंस्टिंक्ट होती है कि उसने कैसे शिकार करना है, तो ये इन दोनों के अंदर भी था। अब हम नेक्स्ट स्टांजा देख लेते हैं, थर्ड एंड फाइनल स्टांजा। विद अ मैन इट इज़ अदरवाइज। अब हमने इसमें देख लिया कि पहले उसने थ्रशिस का बता दिया, अब ये ह्यूमन बींग्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं कि इंसानों के साथ क्या मामला है। Heroisms on horseback, outstripping his desk diary at a broad desk, carving at a tiny ivory ornament, यानी कि heroisms on horseback, यानी कि घुड़सवारी में वो हीरोइज्म वगैरह दिखाता है। फिर आउटस्ट्राइपिंग का मतलब होता है कि अपनी हद करदा लिमिट से आगे चल जाना, यानी कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेना। तो ये उसका बता रहा है कि इंसान क्या क्या चीज़ें, इंसान की क्या डिस्टिंक्शन है, इंसान की क्या डिस्टिंक्टिव स्टेट है, कि इंसान यानी कि क्या क्या थ्रशिस कहते हैं ये सारे ऐसा कर लेते हैं। लेकिन कोई इंसान देखें हीरोइज्म कर रहा है, कोई राइटिंग कर रहा है, कोई कार्विंग कर रहा है। कार्विंग का मतलब कि नक्श निगारी वगैरह करना है। एट अ टाइनी आइवरी ऑर्नामेंट, यानी कि हाथी की आइवरी होती है, हाथी के दांत, उसके ऊपर ऑर्नामेंट वगैरह करना, सजावट की चीज़ें वगैरह बनाना। तो ये इंसान यही चीज़ें करते हैं। हर एक इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उनके अंदर कोई इंस्टिंक्ट नहीं होती कि उन्होंने ये करना। खुद वो अपनी मेहनत के साथ ऐसा करते हैं, अपनी मेहनत से किसी आला मुकाम पर पहुंचता है। थ्रशिस की तरह ऐसा नहीं है कि कोई सेट यानी कि चीज़ होती है और उनकी इंस्टिंक्ट में ऐसा होता है कि हमने ऐसे करना है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, वो खुद अपने आप पर अपने आप को मनवाता है। फॉर ईयर्स हिज एक्ट वर्शिप्स इटसेल्फ, और फिर वो ये कहती है कि इंसान इबादत भी करता है। वाई फॉर हिम हाउ ही बेंट टू बी ब्लेंड इन द प्रेयर हाउ लाउड एंड अबव डैट, यानी कि वो अपने आप को इबादत में मशगूल कर लेता है। और फिर उस इबादत के दौरान भी क्या होता है उसके, कि फ्यूरियस स्पेसिस ऑफ फायर डू द डिस्ट्रैक्टिंग डेवल्स। अब उसको टेम्प्ट करने के लिए, वरगलाने के लिए भी उसके माइंड में चीज़ें आती हैं जो उसकी यानी कि इबादत से उसकी तवज्जो मबजूल करवा लेती हैं। और फिर ऑर्गी एंड हुसाना अंडर वर्ड वाइल्डरनेस ऑफ ब्लैक साइलेंट वाटर्स वी। ऑर्गी डेवल्स ऑफ सेक्स, और हुसाना भी एक्सप्रेशन ऑफ प्लेजर है ये, जिससे हम मदद मांगते हैं। तो ये यानी कि ये ऑर्गी है हमारी लस्टफुल नेचर को सिम्बलाइज कर रहा है। और हुसाना यानी कि जब हम अपनी कोई गलती वगैरह कर लेते हैं तो फिर उसके लिए हम मदद मांगते हैं, या फिर खुशी वगैरह के लिए भी। अंडर वर्ट वाइल्डरनेस ऑफ ब्लैक साइलेंट वाटर्स भी, वाइल्डरनेस ऑफ ब्लैक साइलेंट, ये किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है कि जब हम कोई गलतियाँ कर लेते हैं तो फिर उसकी वजह से हमें जो डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं, तो फिर क्या होता है कि वीप ही हम करेंगे ना, रोएंगे हम, फिर आहो पुकारी हम करेंगे। तो फिर ये इसमें बताया गया है कि इंसान के साथ यानी कि क्या मामलात हैं, कि इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं, लेकिन उनके बावजूद भी फिर वो आगे जाता है। और फिर ये भी बताया कि इंसान अपनी जो उसके अंदर जो खसूसियात हैं उनसे जब इंसान उनको बराव कार नहीं लाता तो फिर क्या उसके साथ डिफ़िकल्टीज आती हैं। और फिर ये भी बताया है कि इंसान के साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज एसोसिएट होती है। कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ भी हो, सोसाइटल डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती है। इनके कोई एक चीज़ इंसान के साथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंसान के साथ हैं, और फिर इनकी वजह से हमारे साथ मुसीबतें भी आती हैं। तो ये हो गए हैं इसकी तीनों स्टैंसेस। हमने देख लिया कि थ्रशिस क्या है और उसकी कौन सी क्वालिटीज़ नोट की हैं, और फिर इस मेटाफर को भी हमने देख लिया, और फिर हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ को देख लिया।
तो अब हम कंट्रास्ट देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और थ्रशेस का क्या है। थ्रशेस आर कंसंट्रेटेड, सिंगल माइंड, डेडिकेटेड। मैन आर डिस्ट्रैक्टेड, पर्पसलेस, बैकग्राउंड शिफ्टिंग। Thrushes have instinct and natural, man is pretending and artificial। pretending कैसे है कि हम जो होते हैं वो हम करते नहीं, जो हम नहीं करना चाहते वो कर बैठते हैं, क्योंकि सोसाइटी की वजह से, सोसाइटल बैरियर्स की वजह से हम ये सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा। क्योंकि सोसाइटी एक बहुत बड़ा बैरियर है और सोसाइटी हमें बहुत सारी बुराइयों से भी बचाती है। कि अब अगर हम सोसाइटी से डिफरेंट अलग हो जाएं, आइसोलेटेड हो जाएं, तो फिर हमारे अंदर एक वहशीपन आ जाएगा और सोसाइटी हमें बहुत सारी बुराइयों से बचाती है और हमें बहुत सारी अच्छाइयाँ करने से भी रोकती है। तो फिर मैन इज़ प्रिटेंडिंग, आर्टिफिशियल, थ्रशेस ओबेज नेचर, मैन डिफाइज नेचर। तो ये कॉन्ट्रास्ट है थ्रशेस एंड ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान। तो हम इसके थीम्स देख लेते हैं। थीम्स क्या है कि फर्स्ट रिलेशन बिटवीन एनिमल वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड। ये जो से थीम्स हैं ना, ये इसकी पोइट्री का कॉमन थीम भी है। ये अक्सर एनिमल वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड के दरमियान कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि और रिलेशन भी इनके दरमियान शो करता है। जैसे कि अब हमने इस पोइम में देख लिया है, विशियसनेस का मतलब है, अगर विशियसनेस का थीम है जिसका मतलब है कि मी डेलिब्रेट क्रियोलिटी और वॉयनेस बाय एक्ट। अब इसमें भी हमने देख लिया कि थ्रशेस के थ्रू कैसे उसने क्रियोलिटी का थीम बताया है कि थ्रशेस बहुत ही कामफुल बर्ड्स हैं, सिंगिंग बर्ड्स हैं, लेकिन इसने उसकी क्या चीज़ नोट की है और फिर इसने वर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, टेरिफाइंग, डार्क, डेडली आई। तो ये सारे हैं। और फिर जो उनसे ह्यूमन, फिर अगर हम इसको थोड़ा वास्ट करें इस थीम को, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स ने जो चीज़ें ईजाद की हैं उसकी वजह से ह्यूमैनिटी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बाय द वर्ड्स ऑफ मोर पोइट, स्टील, बुलेट, ट्रिगर्ड। ये तो किसी को मारने वगैरह के लिए जो ये चीज़ें यूज़ कर होती हैं ना, बुलेट वगैरह। और फिर ट्रिगर का वर्ड भी हम अक्सर पिस्टल के साथ कर लेते हैं। तो फिर ये बताया गया कि ह्यूमन बीइंग्स ने जो चीज़ें ईजाद की है उससे दूसरे ह्यूमन बीइंग्स पर क्या असर पड़ रहा है, कि एक की जान अगर बचती है तो दूसरे की जान जाती है, ह्यूमैनिटी को इससे नुकसान पहुंच रहा है। फिर डेथ का थीम भी इसमें आ जाता है कि जब वो अपने शिकार को करती है तो फिर उसकी जान जाती है एवरीथिंग ऑब्जेक्ट की। तो डेथ का थीम उसने कैसे इस पॉइंट में शो किया है कि वो अब करने के लिए, उस अपने शिकार को हासिल करने के लिए किस किस स्टेजेस से जाती है, कैसे अपने आप को फोकस रखती है। और फिर स्ट्रगल का, कि स्ट्रगल वो इसमें कितना करती है, अटेंटिव होती है इसमें। कोई इसके अंदर प्रोक्रेस्टिंग स्टेट नहीं होती, कोई इसके अंदर यार्निंग स्टेट नहीं होती, कोई इंडोलेंस वो शो नहीं करती। तो ये स्ट्रगल का थीम भी इसमें आ जाता है। और फिर अब हम क्रिटिक्स के व्यू देख लेते हैं टेड ह्यूज की पोइट्री के लिए। फर्स्ट है, नो पोइट हैज़ ऑब्जर्व्ड एनिमल्स मोर एक्यूरेटली देन टेड ह्यूज हैज़ डन। कि जैसे टेड ह्यूज ने एनिमल्स को देखा है वैसे किसी और ने देखा। ह्यूज डिपिक्शन ऑफ द एनिमल्स ऑब्जर्व्ड इज रिमार्केबल, विविड, स्टार्लिंग एंड ट्रूथफुल। स्टार्लिंग का मतलब होता है कि हैरान कुन। कि इसमें भी हमने देखा है कि उसने उसकी थ्रशेस की कौन सी क्वालिटीज़ को नोट किया है। हम तो अगर देखें, हम देखेंगे कि थ्रशेस बहुत ही खूबसूरत सा परिंदा है, सिंगिंग बर्ड है, कामफुल है, और लेकिन इसने उसकी कौन सी क्वालिटीज़ को नोट किया है ये हमें देख लिया है। तो ये हो गया सारा टॉपिक। होप सो कि आप लोग के बहुत सारे एस्पेक्ट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव लाइक्ड then please do subscribe and don't forget to share. Thank you.